जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और ये साइंस जैसे सब्जेक्ट को जो आसान बना दे उसे प्रशांत किराड़ कहते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और ये जो चैप्टर है हेरिडिटी, इसमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है भैया। ये जो मेंडल भाई साहब थे, इनको क्या जरूरत थी ये मटर से इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने की? और अगर एक्सपेरिमेंट करे तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो यार? समझ नहीं आया कुछ भी, यही है ना। अब ये सारी प्रॉब्लम, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, सब कुछ जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाला है, वो आज के इस छोटे से वन शॉट के अंदर तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। याद रखना, मैं आपको थोड़े कम टाइम में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक। और पहली गलती जो कि किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी है वो ये है कि इस चैप्टर की एनसीईआरटी मत उठाओ। बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि क्लास 10th में हम सारे चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। मैं खुद कह रहा था एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत अजीब लैंग्वेज के अंदर ये चैप्टर दे रखा है, ठीक है? तो इसलिए आपको एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं है। कहां से पढ़ना है? वाई टू फियर व्हेन पी के भैया इज हियर। तो चलो एकदम हाई जोश के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है ना हेरिडिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो हेरिडिटी कुछ नहीं है। देखो, जैसे कि आपके पापा के, आपकी मम्मी के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर भी तो हैं। जैसे कि आपकी मम्मी की जो आंख होगी, वैसे ही आपकी थोड़ी थोड़ी आई मैच करती होगी, या तो पापा पे गई होगी, है ना। बोलते हैं ना रिश्तेदार कि ये तो पापा पे गया है, ये तो मम्मी पे गया है। दिक्कत तो तब होती है जब रिश्तेदार बोलते हैं कि ना पापा पे गया है ना मम्मी पे गया है, किस पे गया है भाई है ना। बट एक मिनट, तुम्हारी तो मम्मी भी सुंदर है और तुम्हारे पापा भी हैंडसम है, लेकिन फिर तुम सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, नहीं तुम भी एकदम बढ़िया हो। लेकिन हेरिडिटी यही तो है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का एक और नाम होता है जो कि इस चैप्टर में यूज किया जाएगा बार बार, जो कि ट्रेट। तो ट्रेट कुछ नहीं है, ट्रेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल, अरे भैया मेरी आंखों का जो कलर है वो कैसा है? ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी मैंने, है ना। मेरी आंखों का कलर क्या है, मेरे बालों का रंग क्या है, मेरा फेस कैसा है, वो मेरे ट्रेट्स है। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग। थ्रू जीन्स। अब ये जीन्स क्या होती है बेटा? ये वो वाली जीन्स नहीं है जिसको पहन के तुम जा रहे हो, ना 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 ना, ना। ये अलग जीन्स है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए डेफिनेशन समझो, ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है भैया। हेरिडिटी समझ आ गया। भैया ये किसकी फोटो लगा दी? सैफ अली खान के बेटे की शक्ल मैच करा दी, शाहरुख खान के बेटे की शक्ल मैच करा दी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी तो हेरिडिटी हुआ है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर कर ही रहे थे तो एक टर्म आ जाती है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? बदलाव, चेंजेस। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है तो भैया बदलाव हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसी वजह से तुम्हारी शक्ल एग्जैक्टली तुम्हारे पापा या मम्मी से नहीं मिलती। अगर बदलाव नहीं होते, चेंजेस नहीं होते, तो शक्ल बिल्कुल मिलती। ये वेरिएशन वैसे आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, तुम सबका फेवरेट चैप्टर है, तुमने डिटेल में पढ़ा है, तुम्हें पता है। बट क्वेश्चन क्या आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको ये रिप्रोडक्शन में भी बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे सवाल आएगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। वेरिएशन प्रोवाइड्स डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल फॉर सेम स्पीशीज। दे हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन सब का रीजन पिछले चैप्टर में है कि कैसे वेरिएशन की मदद से स्पीशीज लंबे समय तक जिंदा रह पाती है। और लास्ट रीजन क्या था? कि इट लीड्स टू एवोल्यूशन, यानी जो एवोल्यूशन होता है, यानी पहले बंदर थे, बंदर से इंसान बन गए, ये जो बदलाव आया, ये बदलाव वेरिएशन की वजह से ही तो आया। यानी वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है? इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी, यानी स्पीशी का जिंदा रहना डिसाइड कौन करता है? वेरिएशन। तो ये सेम ही पॉइंट है जो कि हम रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए ना हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। कौन कौन सी टर्म्स है, मैं आपको एक एक करके वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं। अब ये टर्म्स वैसे तो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। पहली टर्म डीएनए। क्या बेटा? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब आईपीएल की टीम होती है ना और उनकी कोई शॉर्ट फॉर्म बोलता है तो उनकी फुल फॉर्म तुम्हें याद है? मैं भी बोलूं आरसीबी, मैं बोलूं डीसी, मैं बोलूं एमआई, मैं बोलूं सीएसके, तो फटाफट से तुम आईपीएल के नाम बता दोगे टीमों के। लेकिन वहीं पर ही मैं बोल दूं डीएनए, तो आधे बच्चे तो वहीं पे चुप हो जाते हैं। क्या हो रहा है बेटा? डीएनए की फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। डीएनए क्या है? डीएनए कुछ नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि अगली जनरेशन में पास होगी। अरे यार देखो,
कल को तुम्हारे भी छोटे बच्चे या लड़का या लड़की हो, देख 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 कैसे मुस्कुरा रहे हो, स्माइल आ गई चेहरे पे। बेटा जैसी तुम्हारी हालत है, तुम्हारी शादी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत दूर की बात हो गई, पर ठीक है। मतलब इसके अंदर सारी की सारी क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए क्या है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगली टर्म क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या है? देखो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ और भी बहुत सारे प्रोटीन ऐसे पड़े होते हैं, तो डीएनए प्लस प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्रोमेटिन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियस। भैया यार समझ आ गया, यही तो चीज समझनी है इतने टाइम से, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्रोमोसोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है, उस समय पर ये जो एक सेल है ये और सेल में क्या होगा, ऐसे टूटने लगता है, डिवाइड होने लगता है। उस समय पर न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये जो रेंडमली ये जो डीएनए पड़ा हुआ था ना, ये एक स्पेसिफिक शेप में आने लगता है, और वो कुछ ऐसी शेप में आने लगता है। देखो वो कुछ ऐसी शेप्स में आने लगता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम कुछ नहीं है, अरे जब सेल डिवीजन हुआ तो जो डीएनए था ये शेप में आ गया, उसको हमने बोल दिया क्रोमोसोम। बताओ भैया है, तो क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दे कैरी जीन्स विच कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जीन्स के बारे में आगे बात करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भैया, क्रोमोसोम समझ में आ गया, क्रोमेटिन समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया, वाह यार भैया मजा ही कर दिया। बट एक चीज तुझे मैं बताऊं, ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का वन ऑफ द लास्ट चैप्टर है अपना, है ना। ये जो क्लास 10th जो तू अभी जिंदगी जी रहा है ना, इस जिंदगी की ना तुम्हें बहुत याद आएगी। क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे यादगार, सबसे प्यारी, सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होती है। मुझे पता है आज तुम जरूर बोलते हो यार बोर्ड एग्जाम में प्रेशर है, बट जब तुम अगली बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो तुम याद करोगे यार क्या प्यारी क्लास थी, क्या दोस्तों के साथ तुमने मजे करे। अब क्योंकि वो दोस्त ना 11th में सब इधर उधर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये क्लास में इतनी टेंशन नहीं लेनी, सब आसान है, सब चिल है। ठीक है चलो आ जाओ, कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशी प्रमोट सर्वाइवल? ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि वेरिएशन से सर्वाइवल कैसे होता है। जब बदलाव आते हैं, जब वेरिएशन आते हैं, तो स्पीशी की अंदर चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, है ना, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट चेंज के हिसाब से जिंदा रह सकता है। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पहले अलग अलग टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी बॉडी में क्या हुए, चेंजेस आए, वेरिएशन आए, जिसकी वजह से अब एक बैक्टीरिया हर एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है चलिए जी, बहुत बढ़िया। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो सेल जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। अब जो हैप्लॉइड है और तुम हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम और हैप्लॉइड दोनों ही सिंगल हैं। समझाता हूं, हैप्लॉइड सेल वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम एकदम सिंगल होते हैं, कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अराउंड इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि जो डिप्लॉइड सेल होते हैं ये वो सेल होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, और इसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स। पेयर समझते हो ना, एक के अंदर दो होते हैं। ठीक है जी, अगला डिफरेंस ध्यान से देख लो। हैप्लॉइड सेल जो होता है वो मियोसिस से फॉर्म होता है। अब मियोसिस क्या होता है, 9th क्लास का टॉपिक है, अब नहीं पूछा जाएगा, तो मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। और जो डिप्लॉइड सेल होता है वो माइटोसिस से फॉर्म होता है, माइटोसिस की मदद से ये बनता है। ठीक है, अब बताते हैं ये हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं। कौन से? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल ना हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, यानी ये जितने भी सेल से मेरी बॉडी बनी है ना उसके अंदर सारे सेल क्या हैं, डिप्लॉइड सेल हैं, यानी जितने भी बॉडी के सेल हैं, सच एज नर्व सेल, मसल सेल, सारे सेल। फिर भैया ये हैप्लॉइड कहां है? हैप्लॉइड सिर्फ एक प्रकार के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्स सेल। पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्पर्म सेल, ओवम। हाँ, तो वो सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हैप्लॉइड सेल, यानी इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब तुम बोलोगे भैया इनके पास सिंगल क्रोमोसोम क्यों होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। देखो हुआ क्या, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक होता है मेल, एक होता है भैया फीमेल। ठीक है, दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ना, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तुम बोलोगे बिल्कुल भैया पढ़ चुके हैं। अब इमेजिन करो यहां से अगर 2 क्रोमोसोम आते और यहां से 2 क्रोमोसोम आते, अरे भैया ओवरऑल 4 क्रोमोसोम हो जाते। अरे बच्चे में गड़बड़ ना हो जाती। फिर इसके जब बच्चे होते 4 + 4 8, 8 + 8 16, ये तो गलत है ना।
इस वजह से क्या होता है, ये जो गैमीट होते हैं ना हमारे, जैसे स्पर्म सेल, ओवम, इनके अंदर एक ही क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है। तो यहां से एक आया, यहां से एक आया, और जाइगोट के अंदर 2 क्रोमोसोम पहुंच गए, यानी जाइगोट जो बना है, जो बेबी बना है, उसके अंदर डबल क्रोमोसोम आ गए हैं। इस वजह से आधे कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से आते हैं, आधे यहां से आते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ आ गया। अच्छा, ये जो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, इनमें से बेटर कौन सा होता है? तो वो भी इसका रीजन भी पिछले चैप्टर के अंदर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर से हल्का फुल्का लिंक्ड है, इसलिए शुरुआत की सारी चीजें रिप्रोडक्शन से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। ठीक है, तो याद रखना, ज्यादा वेरिएशन कहां आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट होते हैं। ए सेक्सुअल में क्या होता है? वेरिएशन आते हैं, बट ज्यादा नहीं आते। किसकी वजह से आते हैं वेरिएशन? डीएनए जब कॉपी होता है, डीएनए जब कॉपी होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां पर कुछ एरर्स हो जाते हैं। अरे भैया, नकल में भी अकल चाहिए। और जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, जो तुम्हारे पास में उसको दिमाग कहते हैं। तो अकल तो है ही नहीं ना। तो इस वजह से क्या होता है, जो डीएनए कॉपिंग होती है, डीएनए कॉपिंग में कुछ कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। जबकि यहाँ पे 2 पेरेंट होते हैं, तो आधी इंफॉर्मेशन यहाँ से, आधी यहाँ से, इसलिए वेरिएशन आना एकदम तय है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ आ गया। अब आता है ट्रेड्स। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ट्रेड्स कुछ नहीं है, अरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यार, हैं, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गुस्सा भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, कि मेरे अंदर भैया बहुत गुस्सा है, मेरे को कोई रोड पे दिख जाता है तो मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरा ट्रेट है वो, मेरे कैरेक्टरिस्टिक है वो। ठीक है, ट्रेट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज हाइट, आई कलर, शेप ऑफ सीड, ये सब होते हैं क्या? ट्रेट्स। ठीक है, अब ट्रेट्स होते हैं 2 प्रकार के, देखना, एक है एक्वायर्ड ट्रेट, एक है इनहेरिटेड ट्रेट। अच्छा, इनहेरिट का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है ना इनहेरिट, इसका मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कि पास हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आज मैंने बॉडी बना ली, अगर तो मैं बन चुका हूं पीके दी बॉडी बिल्डर। क्या बन गया हूं दोस्तों? मैं पीके दी बॉडी बिल्डर। और कल को मेरा बेबी हुआ, बच्चा हुआ, तो क्या उस बच्चे के भी ये बाइसेप्स होंगे? क्या उसके 6 पैक एब्स होंगे? क्या लगता है तुमको? नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेड थे, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो मैंने अपने जीवन के अंदर एक्वायर करे, इनहेरिट नहीं करे। अरे मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिले थे, मैंने एक्वायर करे। यानी एक्वायर ट्रेड्स वो होते हैं जो कि हम अपने जीवन के अंदर एक्वायर करते हैं। इनहेरिट ट्रेड्स का एग्जांपल है, मेरी आंखों का कलर हल्का सा ब्राउन है। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स की आंखों का कलर वैसा है। समझे बात को? तो ये होता है इनहेरिट, ये होता है एक्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्यूचर जनरेशन। एग्जाम्पल, इतना तगड़ा एग्जाम्पल दिया, तुम्हारे दिमाग से निकलेगा ही नहीं। और इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? कैन बी पास्ड इन फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अगला, डू नॉट लीड टू एवोल्यूशन। देखो, ये जो ट्रेड्स होते हैं ये अगली जनरेशन में पास नहीं होते, तो इससे एवोल्यूशन नहीं होता, बट इस ट्रेड से एवोल्यूशन हो सकता है। एंड एक और डिफरेंस है, डू नॉट चेंज जर्म सेल, यानी जो एक्वायर ट्रेट होते हैं ना, उसका सेक्स सेल से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैंने बॉडी बना ली, तो क्या मेरे सेक्स सेल में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो सेक्स सेल की वजह से होते हैं। राइट, उसकी वजह से चेंज आता है सेक्स सेल में। जैसे मेरी आंखों का कलर क्या है, मेरी हाइट क्या होगी, ये सब क्या, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर काउंट हो सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने क्या करा लिया, पियर्सिंग करा ली कानों के अंदर, तो ये क्या है भैया? ये तो एक्वायर्ड ट्रेट है। ऐसा थोड़ी ना कि नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, सबके कानों में ऑटोमेटिक छेद आ रहा है। है? ऐसा तो नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है, एक है एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? आंखों का कलर, स्किन कलर, या फिर आपकी हाइट वगैरह, ये सब होता है इनहेरिटेड। ठीक है, अब क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई विच आर एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। कलर ऑफ स्किन, स्किन का जो कलर होता है वो इनहेरिटेड होता है। हाइट भी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या होता है, इनहेरिट होता है। अगर पेरेंट की हाइट बड़ी है तो बच्चे की भी हाइट बड़ी होती है। और ब्लड ग्रुप क्या है? ये भी इनहेरिट होता है, ये एक्वायर्ड नहीं होता भैया। ठीक है, आगे देखते हैं, ईयर लोब जो होता है ना, वो भी इनहेरिट होता है। कुछ कुछ के लोगों के जो ये जो ईयर लोब होता है, देखो मेरा तो हटा हुआ है, मेरा सेपरेटेड है, कुछ कुछ लोगों का ना ये जुड़ा होता है। यहाँ पे आप ट्राई करना, भी एक बार चेक करना, और वीडियो पॉज करके जरा कमेंट में बताना कि तुम्हारा ईयर लोब कैसा है, जॉइंट है या फिर फ्री है, कौन सा है, कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये भी इनहेरिटेड हो गया। आई कलर भी क्या हो गया? इनहेरिटेड। टैटू, अरे भैया टैटू बना लिया, एक्वायर्ड ट्रेट है। क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है जी, समझ आ गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम नॉट इनहेरिटेड? ट्रेड्स एक्वायर क्यों करते हैं? ये वो ट्रेड्स हैं जो कि हम जब जिंदगी जी रहे होते हैं उस समय पर हम अचीव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है,
ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो भी चीजें हम एक्वायर कर रहे हैं ना हमारे जीवन काल के अंदर, वो मेरे जर्म सेल यानी मेरे सेक्स सेल के अंदर कोई चेंज नहीं लाता भाई। अरे मेरी बॉडी बन गई, इससे मेरा सेक्स सेल थोड़ी ना बदल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वजह से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस चैप्टर में से असर्शन रीजनिंग पे एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में बिल्कुल दिख सकता है, यहां से असर्शन रीजनिंग बहुत बार पूछी जाती है, तो प्रैक्टिस ढंग से करके जाना, ठीक है। असर्शन पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं। अ ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर एक ह्यूमन का बच्चा है तो उसमें ह्यूमन वाले फीचर होंगे, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है भैया, है 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2, हाँ भैया ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रीजन, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक पेरेंट। नहीं, पेरेंट की तरह तो नहीं दिखता एग्जैक्टली, है तुम और तुम्हारे पेरेंट सेम दिखते हो, मोस्टली केसेस में नहीं दिखते होगे, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो इसका आंसर आएगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है जी। A trait A exists in 10% of population of an asexual reproduction। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, कि एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, जबकि एक और ट्रेट है जो कि 60% पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्पीशीज की, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, यानी इन दोनों में से कौन सा ट्रेड पुराना होगा। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट तो होते नहीं है, एक ही पेरेंट होता है, वो अपनी कॉपीज बनाता जाता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि ज्यादा पॉपुलेशन में है वो ज्यादा पुराना होगा, आया ना। तो जो 60% ऑडियंस के अंदर है ना, वही क्या होगा, पुराना कैरेक्टरिस्टिक होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या है, ट्रेड बी अरोज अर्लियर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मोर इंडिविजुअल। बट यहां पर अगर क्वेश्चन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिवन होता ना, तो ये आंसर नहीं होता, तो फिर तुम नहीं लिख सकते कि आंसर बी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 पेरेंट्स है ना। हाँ, यहाँ पे तो एक ही होता है, तो इसका आंसर ट्रेट बी एकदम सही है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट ओवम एंड स्पर्म आर। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ओवम एंड स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लॉइड, वो डबल होते हैं, वो सिंगल नहीं होते। चलो अब कुछ और टर्म्स की बात करते हैं, जो कि है जीन्स और अलील्स। इन दोनों टर्म्स के बारे में डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। वैसे एक चीज मुझे बताओ कि तुम डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हो रहे? तुमने नोट करा है कि कैसे तुम थोड़ी थोड़ी देर में ये इंस्टाग्राम रील पे पहुंच जाते हो, यूट्यूब शॉर्ट पे पहुंच जाते हो। आए तो तुम पढ़ने थे, आए तो तुम लेक्चर देखने थे, बट अचानक से इंस्टा या यूट्यूब पे कैसे पहुंच जाते हैं? फिर हमें रिग्रेट होता है, फिर लगता नहीं यार बहुत गलत है यार, नहीं यार अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। पर कैसे मेहनत करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो? 5 मिनट पढ़ाई करते हो, उसके बाद बोर होके वापस से इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब पे आ जाते होता है ना साहब। बट ये एग्जाम का टाइम है, अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना बेटा, ठीक है। तो देखो, जीन्स और अलील में क्या फर्क है, पहले समझो जीन क्या है। अरे डीएनए था, डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन, कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डीएनए, अब मेरे डीएनए के ना छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये देखो मेरा क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम बना है डीएनए से, तो मान लो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे बालों के रंग के बारे में बताता है, उसका ये वाला जो पोर्शन है वो मेरे आई के रंग के बारे में बताता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम है, हाँ कि ना, ठीक। तो ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है ना डीएनए का, वो पार्ट जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, उसको हम बोलते हैं जीन। जीन्स नहीं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और जीन ही होता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट हेरिडिटी का। हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट होता है वो जीन ही होता है, ठीक है। अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक ट्रेट एंड इट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समझ में आ गया कि वो जो छोटा सा पोर्शन है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात है, ठीक है जी। फिर भैया अलील क्या होता है? अब देखो मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अकेले तो रहते नहीं है, हमेशा भैया है साथ साथ में रहते हैं, है ना, पेयर में रहते हैं, ठीक है। अब मान लो ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, क्योंकि एक पेरेंट से आया दूसरे पेरेंट से आया, यही हुआ था, बात समझ में? एक पेरेंट से आया दूसरे पेरेंट से आया, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो एक क्रोमोसोम है इसका ये वाला जो पार्ट है जो कि आई के कलर के बारे में बताता है, वो क्या है, वो कहलाएगा जीन। अब ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसके भी बगल में जहां पर इसका एक पोर्शन होगा जो कि आई के कलर के बारे में बता रहा हूं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ। यानी
एक कैरेक्टरिस्टिक के दो जीन्स हमें दिख गए, ये भी आंखों का कलर दिखा रहा है, ये भी आंखों का कलर बता रहा है, और इसी को हम बोलते हैं अलील। क्या बोलते हैं बेटा? अलील। क्या बोल रहे हैं? अलील। ठीक है, तो अलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन लोकेटेड एट द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम पेयर। यानी अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये क्या है? एक क्रोमोसोम का पेयर है। मैंने अभी बताया ना कि हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, हाँ कि ना? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक क्रोमोसोम पे छोटा सा पोर्शन है जो कि आंखों के कलर के बारे में बता रहा है, ये भी जीन है, और दूसरे क्रोमोसोम के भी उसी पोर्शन पे आंखों के कलर वाला जीन होगा। तो इन दोनों जीन को साथ में हम बोलते हैं अलील। क्या बोलते हैं? अलील। तो अलील कुछ नहीं है, अलील वो दो जीन हैं जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट है जो कि टॉल है, जो कि टॉल है, तो उसका अलील कैसा दिखेगा? देखना बेटा, बड़ा टी और बड़ा टी, ऐसा दिखेगा उसका अलील। ये एक जीन, ये दूसरा जीन, यानी अलील हमेशा पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर में। ठीक है भैया, रीजन समझ में आ गया। आप फटाफट से आप क्या करो, आगे बढ़ो और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो, कहां गया भैया अगला टॉपिक? हाँ, ये रहा। देखो, अलील की मैं आपको अभी बात कर ही रहा था, तो अलील भी दो टाइप के हैं, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। अरे डोमिनेंट नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, ये तो बहुत खूंखार होगा, ये तो तगड़ा होगा, तगड़ा है, हैं? जैसे कि क्लास के अंदर वो लोग नहीं होते जिनका थोड़ा दबदबा हाई होता है, हाँ, जिनसे लोग डरते हैं, वो डोमिनेंट है। रिसेसिव यानी कमजोर, कमजोर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई डोमिनेंट इंसान है, उसके सामने रिसेसिव इंसान अपनी आवाज उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, डर जाएगा बेचारा, नहीं उठा पाएगा ना। तो यानी डोमिनेंट अलील इज द स्ट्रॉन्गर अलील। मैंने आपको बताया अलील दो जीन से बना है, तो एक और ये दो क्या है? ये दो क्या है? ये दो जीन से मिलकर अलील बने। तो उनमें से एक तो होगा डोमिनेंट अलील और एक होगा रिसेसिव अलील। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील क्या है? जो ताकतवर है, और रिसेसिव अलील क्या है? जो कमजोर है। और याद रखना, डोमिनेंट अलील को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव वाले को कमजोर दिखाने के लिए हमेशा हम लोअर केस लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिटरमाइंस द डोमिनेंट ट्रेट, यानी अगर कहीं पर भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा ना, तो वो जो रिसेसिव ट्रेट है ना, उसको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करने देगा, सिर्फ ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर अगर एक प्लांट अगर टॉल है, तो वो उसका डोमिनेंट ट्रेट है, और उसको हम बड़े टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्लांट छोटा होता है, शॉर्ट, तो उस ट्रेट को हम एक रिसेसिव ट्रेट मानते हैं, यानी वो कमजोर ट्रेट है, उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो एक अलील में बड़ा टी है, छोटा टी, तो अब मुझे ये बताओ प्लांट कैसा होगा? डोमिनेंट को देखो, डोमिनेंट भैया टॉल है, यानी प्लांट होगा टॉल। ठीक है भैया, समझ आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ अब कैसा होगा? टॉल टॉल दोनों ही टॉल है, मतलब अब तो टॉल ही होना है। ठीक, अब बताओ शॉर्ट और शॉर्ट, अब यहां पर दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है, तो अब प्लांट भी छोटा ही आएगा, शॉर्ट ही आएगा। ठीक है भैया, समझ आ गया कि डोमिनेंट अलील क्या होते हैं, रिसेसिव अलील क्या होते हैं। इतनी बात हमें क्लियर होगी। अगर डोमिनेंट होगा तो वो अपनी पावर दिखाएगा, वो दूसरे की पावर देखता भी नहीं है, वो बहुत ताकतवर। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूं, दो प्रकार की कंडीशन होती है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। हम दोनों में फर्क क्या है? होमो और हेट्रो, फर्क समझना। जब आपके दोनों अलील सेम हो तो बोल दो होमोजाइगस, और अगर दोनों अलग हैं तो हेट्रोजाइगस। बहुत सिंपल है भाई। अगर बड़ा टी या छोटा टी, अगर आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में ये दोनों अलील सेम है, ये और ये दोनों अलील सेम है, तो ये कंडीशन कैसी होगी? होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है? जब एक अलील और दूसरे अलील में फर्क हो, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। सिंपल है, ठीक है। बोथ अलील आर सेम और बोथ अलील आर डिफरेंट, रिप्रेजेंट एज टी। ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन। जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? इस प्रकार से आपको दिखेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। शो प्योर ट्रेट, देखो होमोजाइगस कंडीशन को हम प्योर कंडीशन भी बोलते हैं, है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं है यार। अगर एक प्लांट टॉल है तो वो टॉल है, अगर एक शॉर्ट है तो वो शॉर्ट है, कोई मिलावट नहीं है। देखो कोई मिलावट नहीं है अंदर, लेकिन इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे मिलावट है। देखो, एक बड़ा टी एक छोटा टी, मुझे बताओ प्लांट कैसा होगा? प्लांट भैया टॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा टी है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है,
हाँ, तो प्लांट तो बड़ा होगा बट ये प्योर ट्रेट नहीं, इसको हम प्योर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मिलावट है, ठीक है। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखना, ठीक है। कुछ और टर्म्स फिर हम मेंडल भैया के पास जाएंगे, मेंडल भैया से पूरी कहानी समझेंगे स्टोरी के माध्यम से। लेकिन अभी कुछ और 2-3 टर्म्स हैं, जैसे कि जीनोटाइप, फिनोटाइप। ये क्या है भैया? जीनोटाइप और फिनोटाइप की डेफिनेशन समझना। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक प्लांट है जो कि ऐसा है, बड़ा टी और छोटा टी। तो मुझे ये बताओ ये प्लांट दिखेगा कैसा? ये प्लांट दिखेगा भैया टॉल, हाँ या ना? टॉल दिखेगा। तो ये प्लांट दिखेगा कैसा? उसी को हम बोलते हैं उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी फिजिकल कैरेक्टर कैसा। तो याद रखना फिनोटाइप क्या है? ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स लाइक अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ठीक है। यानी वो प्लांट दिखेगा कैसे, वो उसका क्या हो गया? वो उसका हो गया फिनोटाइप, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप होता है उसके डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस यानी उसमें जीन्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लांट बड़ा टी छोटा टी, ये जो है ना, यही है उसका जीनोटाइप। इसके अंदर जीन्स कौन कौन से, उसके अंदर जीन कौन कौन से? एक बड़े टी का जीन है, एक छोटे टी का जीन है। ये हो गया उसका क्या? जीनोटाइप, ठीक है जी। तो यूनिक डीएनए सीक्वेंस और अलील कॉम्बिनेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है। अब ये डेफिनेशन, ये जो डिफरेंस है, ये आपको याद करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि फिनोटाइप क्या है, फिजिकल कैरेक्टर, जीनोटाइप क्या है, दिख कैसा रहा है, यानी जीन्स उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हमें समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए समझ आया, क्रोमेटिन समझ आया, क्रोमोसोम समझ आया, इतना क्लियर था। जीनोटाइप समझ में आया, फिनोटाइप समझ में आया, होमोजाइगस कंडीशन समझ में आई, बड़ा टी छोटा टी, हेट्रोजाइगस बड़ा टी छोटा टी, ठीक है। और क्या था? जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, उसके अलावा डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये समझ में आया। डिप्लॉइड यानी जहां पे 2 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड यानी सिंगल, ठीक है। तो यानी अब इस चैप्टर का पूरा बेस बन गया। अब तुम्हारा बेस मजबूत है भैया, अब तुमको कोई हरा नहीं सकता। अब हम क्योंकि जिस चीज के ऊपर बढ़ेंगे ना, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाया जाता है, जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी एक ब्रांच होती है। तो डेफिनेशन पढ़ना, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी जो हेरिडिटी की, ये जो हेरिडिटी है ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इस पूरी चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स ये जो टर्म है ना, ये किसने दी थी? जेनेटिक्स का जो टर्म थी वो दी थी विलियम बैटसन। बेटा बैट्समैन नहीं, बैट्समैन नहीं बैटसन, बैटसन, विलियम बैटसन, ठीक है जी। और फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको नहीं बोलते, इन्होंने नाम दिया था जेनेटिक्स, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या बोलते हैं? जियोजर मेंडल को। और ये जो मेंडल भाई साहब हैं बहुत जरूरी है ना। मेंडल, मेंडल जी जो है, लॉर्ड मेंडल जियोजर मेंडल। तो तुम्हारी गलत बात नहीं होगी, तुम बताओ मुझे, इन्होंने जेनेटिक्स का नाम दिया बट इनको फादर नहीं बोलते, फादर किसी और को बोलते हैं। गद्दारी कर में, गद्दारी कर में भाई, गलत गलत बात है कि नहीं है? चलो कोई बात नहीं है, जैसे जिसकी मर्जी। चलो तो अब हम मेंडल भैया जी की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। अब मेंडल भैया जी आए और मेंडल भैया जी ने क्या सोचा? एक गार्डन था उनका, गार्डन है, गार्डन, गार्डन से मुझे रोहित शर्मा याद है गार्डन जो है, गार्डन, अब गार्डन में ना वो उन्होंने ना, वो मटर होते हैं ना, मटर, उसको पी बोलते हैं, पी। मटर तो समझते होगे, मटर मटर मटर, हाँ, अरे पनीर, मटर पनीर हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, वो जो मटर की खेती करते थे, अब वो खेती करते थे तो वो सोचते थे कि यार इससे ये एक्सपेरिमेंट कर दें, उससे ये एक्सपेरिमेंट कर दें। और उसी मटर की मदद से उन्होंने 2 बड़े खतरनाक एक्सपेरिमेंट करे। और वही 2 खतरनाक एक्सपेरिमेंट अब हम पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल के अंदर, ठीक है। पर एक तुम्हारे मन में सवाल आता है, यार अगर किसी इंसान के घर में मटर उग रहे हैं, अगर किसी इंसान के घर में मटर उग रहे हैं, तो वो मटर पनीर बनाए और खाए। बट मेंडल भाई साहब को देख रहे हो तुम, कि उनको तो डिस्कवरी करनी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने पी प्लांट को लिया। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइम। क्या होता है? पाइसम सटाइम। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया, ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली पी प्लांट के ऊपर स्टडी क्यों करी? क्योंकि पी प्लांट के ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं आपको पहले एक बार ये टेबल दिखाता हूँ, ये टेबल ना आपको याद भी करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। मुझे पता है स्कूल में शायद तुम्हें बोला हो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसको याद करना। कौन कौन से फंक्शंस को याद करना है एटलीस्ट वो तो मैं तुम्हें मार्क करवा ही दे रहा हूं। देखो ऊपर है डोमिनेंट ट्रेट्स और ये है रिसेसिव ट्रेट। ये वो जो मटर का पौधा है उसके बारे में हम बात करें। अगर हम उसकी शेप ऑफ सीड की बात करें, यानी जो सीड होती है वो कैसी होती है,
तो वो राउंड भी होती है और कभी कभार वो रिंकल्ड भी होती है। लेकिन डोमिनेंट कौन सी होती है? क्या है विजिबल है तुम्हें? थोड़ी ब्राइटनेस कम करूं। डोमिनेंट कौन सी होती है? अगर तुम्हें पता हो, डोमिनेंट होती है राउंड सीड, और जो रिंकल्ड सीड होती है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। तो राउंड को हम बड़े वाले आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रिंकल्ड को हम छोटे वाले आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं मटर के जो दाने होते हैं उनकी कलर की बात करूं तो वो येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो जो येलो होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव होती है ग्रीन सीड। ठीक है, तो इसको बड़े वाले वाई से, इसको छोटे वाले वाई से। ठीक है, अगर मैं बात करूं जिसके अंदर मटर होता है, यानी कलर ऑफ पॉड, तो वो ग्रीन भी होता है, थोड़ा बहुत येलो भी होता है। तो जो ग्रीन होता है वो डोमिनेंट होता है, तो बड़े जी से करेंगे और इसको छोटे जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ पॉड, अब ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता देता हूं, इससे सवाल नहीं आता। दो प्रकार की शेप ऑफ पॉड होती है, एक तो फुल होती है और एक कैसी होती है? कंस्ट्रिक्टेड होती है, यानी ऐसे मुड़ी मुड़ी सी होती है, देख रहे हो, बेंड होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं हाइट, तो पी प्लांट लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन जो लंबे वाले होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव छोटे वाले होते हैं। तो ये बड़ा टी, ये छोटा टी। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं, एक तो होता है लीफ जंक्शन पे और एक होता है ब्रांच की टिप पे। तो अगर लीफ जंक्शन पे तो उसको बड़े ए से और इसको छोटे ए से। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रखना। अगर मैं बात करता हूं किसकी? फ्लावर के कलर की, फ्लावर के कलर की, तो पर्पल भी होता है, व्हाइट भी होता है। पर पर्पल वाला जो होता है वो क्या होता है? वो होता है डोमिनेंट, और व्हाइट वाला रिसेसिव होता है। इसको हम डब्ल्यू लिख देना यहाँ पे, इसको हम बड़े वाले डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम छोटे वाले डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। भैया ये क्या था? ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी पी प्लांट के अंदर 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भैया। हाइट भी बड़ी छोटी हो सकती है, सीड येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन सा, समझ आ गया? तो यही सवाल आपके पेपर में आता है बार बार कि वाई मेंडल चूज पी। मजा आ रहा था क्या उसको? क्यों करा भैया उसने? तो मेंडल भैया ने इसलिए चूज करा। पहले रीजन, कुछ कुछ रीजन पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियस होंगे और इस आंसर को ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट, पी प्लांट हैव मेनी इजीली नोटिसेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मैंने अभी आपको दिखाया 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, यानी उन्होंने इसलिए चूज करा क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला रीजन तो ये है। अगला, दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी ये जो पी प्लांट होते हैं ना, ये जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेंडल भाई साहब को 2 साल इंतजार करना पड़ रहा है कि अरे पी प्लांट उगाया है, अब पी प्लांट बड़ा होगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा। जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी हर महीने में नया पी प्लांट उग जा रहा है, तो वो अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दे हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, सो दे ग्रो फ्लावर्स एंड रिप्रोड्यूस क्विकली। अगला रीजन, दे आर इजी टू ग्रो एंड मेंटेन इन लार्ज नंबर, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इजी टू ग्रो होते हैं। एंड लास्ट, पी प्लांट नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट बट दे कैन ऑल्सो डू क्रॉस पॉलिनेशन। यानी सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो पी वाला प्लांट होता है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, अब तुम्हें रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर याद होगा, और ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, यानी ये दोनों परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर स्टडी करना आसान था। तो ये जो 4 पॉइंट है ये हमें याद रखने हैं। एक तो बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके पास, ठीक है, लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, इजीली ग्रो कर जाता है, एंड सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है। भैया क्या बात है जी। चलिए जी, अब पढ़ते हैं मेंडल भैया का पहला एक्सपेरिमेंट। अब देखो यार, जो मेंडल है ना, उसके 2 एक्सपेरिमेंट है, मेंडल भाई साहब जी के 2 एक्सपेरिमेंट है। एक क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर इनको आपने नहीं पढ़ा ना, तो आपका वो जो 100% मार्क्स लाने का जो गोल है ना, वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक से मुझे याद आया, तुम्हें उसने अनब्लॉक करा है अभी तक? ब्लॉक ही वो क्या कर रहा हूँ बेटा, क्लास 10 जब खत्म हो जाएगी ना, तो ये जो रोस्ट मैं तुम्हें करता हूँ ये भी तुमको याद आएगा। कहोगे कि एक हमारे थे वो भैया, वो 10th में पढ़ाते थे और उन्होंने जो हमारी बेइज्जती करी, बट मजा आता था क्लास में। ठीक है, वो 11th 12th में नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा, बट ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड डाइब्रिड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। सबसे पहला मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, मोनो यानी सिंगल होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर स्टडी करते हैं। तो याद रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द जेनेटिक क्रॉस between two plants of same species that involves inheritance of one trait। यानी हम यहां पर एक ही किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें। अभी हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना, हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को उठाएंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे। अब मेंडल जी ने करा क्या, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता। उन्होंने क्या करा, एक प्योर टॉल प्लांट उठाया,
एक प्योर शॉर्ट प्लांट उठाया, शॉर्ट बोल दो या डॉर्फ बोल दो, एक ही बात होती है। तो प्योर टॉल प्लांट देखो ऐसा दिखता है, बड़ा टी बड़ा टी। डॉर्फ प्लांट कैसा दिखता है, छोटा टी छोटा टी, ऐसा ही दिखता है। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या करा, इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट करा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन समझते हो? क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करा होगा? अरे यहां से उसका पॉलन ग्रेन उठाया और दूसरे के स्टिग्मा पे जाके चिपका दिया। ठीक है, प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर शॉर्ट प्लांट लिया। अब हुआ क्या, जब इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो देखना ये क्या है, ये अलील है, ये क्या है, ये अलील है। अब देखो बेटा ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो यहां से एक दावेदार आएगा और यहां से एक दावेदार आएगा, है ना भैया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब गैमीट बनता है, यानी जब सेक्स सेल बनता है, तो क्या होता है, एक यहां से आता है, एक वहां से आता है। अरे यार एक मुझे बात बताओ, एक ह्यूमन है, एक मेल है, एक फीमेल है, रिप्रोडक्शन करा, एक बच्चा बना, है ना? तो होता क्या है, एक क्रोमोसोम यहां से आता है, एक यहां से आता है, तभी तो बन जाके एक बच्चे के अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनता है, हाँ कि ना? एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, मिल जाएगा। तो यहां पर भी सेम होता है कि एक टी यहां से आता है, एक टी यहां से आता है। अब दोनों टी सेम है, दोनों टीम सेम है, कोई भी आ जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो प्लांट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब मुझे ये बताओ वो प्लांट दिखेगा कैसे, यानी वो उसका फिनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो? भैया लंबा दिखेगा, लंबा दिखेगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव वाले को दबा देगा, ये तो लंबा दिखेगा, प्लांट जो है वो टॉल लगेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी ये जो पहली जनरेशन है इसको हम बोलते हैं बेटा F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1, वो वाली F1 नहीं F1 जनरेशन का मतलब है जब हमने दो प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट कराया तो जो पहली जनरेशन बनती है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन का अगर तुमसे कोई पूछ ले कि फिनोटाइप बताओ, तो फिनोटाइप क्या है? टॉल। और जीनोटाइप क्या है? अरे जीनोटाइप यही है। जीनोटाइप क्या होता है? अलील कैसे दिख रहे हैं, जीन्स कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, बड़ा टी छोटा टी। ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, मेंडल भैया ने बोला यार मजा नहीं आ रहा, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उठाया इसको और सेल्फ पॉलिनेट कराया। यानी अब उन्होंने क्या करा, एक पौधा ये, इसको सेल्फ पॉलिनेट करा दिया इसी सेम पौधे के साथ, इसी सेम पौधे के साथ। तो अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा? अब तुम खुद सोचो, यहां से मैंने क्या बोला था, एक आता है, एक आता है हमेशा, इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, तो इन दोनों में तो लड़ाई हो जाएगी कि भैया मैं जाऊंगा, मैं, अरे भैया मैं, अरे भैया मैं जाऊँ, अरे भैया, लड़ाई हो जाएगी, कौन जाएगा कौन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बनती है, मैथ में पढ़ते हैं ना प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज बनती है। अगर मान लो ये बड़ा वाला टी गया, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इसके साथ भी कर सकता है या तो इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, बड़ा टी, और अगर ये बड़ा टी इससे बन गया तो बड़ा टी छोटा टी। ठीक है जी, ओके। अब मान लो ये आया गेम में और पहले इससे आएगा और दूसरी बारी इससे कंबाइन करेगा, तो अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा टी छोटा टी। अब तुम बोलोगे भैया छोटे टी को पहले क्यों नहीं लिखा? देखो हमेशा याद रखना, जो डोमिनेंट वाला होता है उसको इज्जत देनी पड़ती है, उसको पहले लिखना पड़ता है, थोड़ी इज्जत तो कर लो यार। और छोटा टी तो ये लास्ट बन गया। यानी अगर तुम देखोगे चार अलग अलग कंडीशन बन गई। क्या बन गई? चार अलग अलग कंडीशन बन गई, है ना? अब मुझे बताओ इनमें से कितने टॉल होंगे। तो देखो बेटा ये तो टॉल ही होगा, ये भी टॉल होगा, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट। ये भी टॉल होगा, लेकिन ये कैसा होगा, ये शॉर्ट हो। ये कैसा होगा, ये शॉर्ट हो। ठीक है, और इसी जनरेशन को हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F2 जनरेशन। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, F2 जनरेशन में हुआ क्या है, तीन तो हमारे टॉल बन गया, एक शॉर्ट बन गया, यानी एक डॉर्फ बन गया। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए फिनोटिपिक रेशियो, यानी दिखने में कैसे हैं, तो तुम बोलोगे रेशियो है 3:1। इसका ये मतलब है तीन टॉल हैं और एक शॉर्ट, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हमारा डॉर्फ बना है। ठीक है, अगर यहां पर पूछा जाए जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप देखो, ये अलग जीनोटाइप, ये दोनों सेम जीनोटाइप, देखो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, और ये अलग जीनोटाइप। तो जीनोटिपिक रेशियो होगा, 1:2:1। कैसे आया 1:2:1? ये अलग, ये दोनों सेम, तो इसका तो आ गया 2, और ये अलग, तो 1:2:1। यह है जीनोटिपिक रेशियो। याद रखना, फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। समझ में आ रहा है ना? जीनोटाइप कुछ नहीं है। अरे देखो ना, जीन्स कैसे दिखते हैं, इन दोनों के जीन्स सेम दिखते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, बस बात खत्म। तो यही था मेंडल भैया जी का पहला एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
जिसके अंदर ये जो कुछ रेशियो है ना, ये जो कुछ रेशियो मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना। क्या बनता है? फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, और यही वो टेबल है जो कि मैंने आपको अभी बनाकर दिखा। अब यहां से कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है वो तो मुझे बताना। क्वेश्चन ये आता है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ जिसके अंदर F2 जनरेशन में ओवरऑल 400 प्लांट्स बने, 400 प्लांट्स बने। तो तुम्हें बताना है इनमें से कितने प्लांट्स टॉल होंगे और कितने प्लांट डॉर्फ। तो तुम्हें पता है F2 जनरेशन में जो रेशियो होता है वो होता है 1:3, या फिर तुम बोल सकते हो 3:1। ठीक है, यानी 3 होते हैं टॉल, 1 होता है शॉर्ट। ठीक है, ओवरऑल प्लांट बने हैं 400। तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि 300 प्लांट्स तो होंगे कौन से वाले? टॉल। 300 तो टॉल होंगे और 100 होंगे शॉर्ट। हाँ या ना? है ना? ओवरऑल 400 है, ओवरऑल 400। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैथ्स तुम्हें थोड़ी भी आती है तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, इन दोनों रेशियो को ऐड करना था। 3 + 1 4 होगा, उस फोर्सेस को डिवाइड करना था, आंसर आया 100। यानी ड्वार्फ तो बनेंगे 100 और उस 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आगे 300, तो 300 बनेंगे टॉल। बेसिक मैथ है, ठीक है। बस इतना समझ लेना कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बिल्कुल दिख सकते हैं। चलिए फटाफट से अब आ जाते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब बताओगे आप, ये बड़ा अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना। ट्रेड्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कौन से ऐसे ट्रेड थे जो कि खुद को दिखाते हैं कि हाँ मैं तो हूं? कौन से ट्रेड थे? अगर भैया मुझे याद आ रहा है तो जो F1 जनरेशन थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, उसमें कुछ ऐसा था, ऐसा था। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होते थे वो खुद के दबदबे को बनाते थे कि भैया मैं हूं ना, मैं हूं ना। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पहला होगा डोमिनेंट ट्रेड। दूसरा, ट्रेड दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सारे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। बताया था ना, इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स। हाँ, तो इनहेरिटेड ट्रेड यानी पहला तो है डोमिनेंट, दूसरा है इनहेरिट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? सी ऑप्शन मैच कर गया, डोमिनेंट और इनहेरिट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अभी हमने एक देखा ना एग्जांपल, टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट। अब ये क्वेश्चन है फ्लावर के एंगल से, देखते हैं। इसके अंदर ये बोला है द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट इज डिनोटेड बाय WW। WW का मतलब क्या है? कि जो पर्पल फ्लावर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, बड़ा W है ना, और व्हाइट फ्लावर को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल w, स्मॉल w। When these two plants are crossed, यानी क्रॉस यानी क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है इनके बीच में, F1 generation is obtained. List two observation made by Mendel in F1 generation. F1 generation में क्या होगा? अब तुम खुद बना सकते हो, WW और स्मॉल w क्या होगा? एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, है ना। ये बड़ा W है बेटा, ये छोटा W है। मुझे बताओ कौन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा? जो डोमिनेंट हो। यानी F1 जनरेशन में जो फ्लावर बनेगा वो कैसा बनेगा? पर्पल बनेगा या नहीं बनेगा? चलो इसी चीज को हम अगले पेज पे एक बार मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ, इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। यहां से एक W आया और यहां से क्या है? W आया। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका पर्पल। कैसा बन गया? पर्पल। ठीक है, ये तो हो गया F1 जनरेशन। अब बात होती है F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, इसी के साथ इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। अब क्या होता था? पहले इसकी बारी आती थी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो W बड़ा W और ये छोटा W। फिर इसकी बारी आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बड़ा W छोटा W, और फिर छोटा W छोटा W। ठीक है, तो ऐसे 4 केसेस बनेंगे। इसमें से अगर आप ध्यान से देखो, ये और ये तीनों पर्पल होंगे, एक व्हाइट होगा। 3 पर्पल 1 व्हाइट, रेशियो वही है 3:1, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला तो आपको बता दिया, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन सारी की सारी जो F1 जनरेशन थी वो कैसी थी? बताओ, पर्पल फ्लावर की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। गिव द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में व्हाइट फ्लावर कितने बने? हर चार में से एक फ्लावर व्हाइट है ना। रेशियो क्या था? 3:1। तो परसेंटेज कितना हुआ? परसेंटेज वाइज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये है 25%, 25% और पर्पल है 75। ठीक है, तो यानी 25% क्या रहेगा? 25% व्हाइट फ्लावर्स रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ द जीन कॉम्बिनेशन, अगर आपको रेशियो बताना है जीन कॉम्बिनेशन का, देखो यानी जीनोटिपिक रेशियो अगर आपसे पूछ रहा है तो ये देखो, ये अकेला है,
ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और वो अकेला है, यानी रेशियो वही आएगा 1:2:1। बहुत क्या बात है जी, यार तुम तो बहुत होशियार हो गए हो, एक ही बार में समझ रहे हो, क्या बात है। ये टॉपिक में ना बच्चों की हवा निकल जाती है, तुम समझ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। चलो, राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, रिसेसिव वाले डोमिनेंट की प्रेजेंस में कभी भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर पाते। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, मजा आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और क्वेश्चन कर, और क्वेश्चन करा दो भैया, मजा ही आ जा रहा है। आ जाओ। ड्रॉ अ पुनिट स्क्वायर टू शो इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप इन पी प्लांट एंड राइट द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। अब तुम पूछोगे भैया ये पुनीत है, पुनीत सुपरस्टार है गए, ये क्या है पुनीत स्क्वायर? पुनीत स्क्वायर कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैं आपको आगे बताने ही वाला था डाई हाइब्रिड में, बट फॉर एग्जाम्पल वो जो F2 जनरेशन में हमने 4 चीजें नहीं बनाई। देखो F2 जनरेशन में क्या हुआ था, ये हुआ था F2 जनरेशन में, है ना, फिर 4 चीजें बनी थी, है ना, 4 प्लांट बने थे, तो उसी को ना हम एक स्क्वायर में बना देते हैं, है ना, उस स्क्वायर की ऐसे ऐसे 4 साइड बना दो, है ना, क्या करो उसमें से 4 साइड बना दो, ऊपर यहाँ पर क्या करो, बड़ा टी छोटा टी, इधर डालो बड़ा टी छोटा टी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस कॉलम में लिखो, ये वैसे हम अभी डाई हाइब्रिड में पढ़ेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बड़ा टी बड़ा टी। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो बड़ा टी छोटा टी। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, बड़ा टी छोटा टी। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, छोटा टी छोटा टी। ठीक है, तो यही जो 4 चीजें बनी थी इसी को हम बोलते हैं पुनिट स्क्वायर। पुनिट स्क्वायर कुछ भी नहीं है, पहली बात तो डाई हाइब्रिड में पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला है, ड्रॉ पुनिट स्क्वायर टू शो द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप इन पी प्लांट। अब देखो सीड की जो शेप होती थी, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए बोले थे, राउंड या रिंकल, राउंड या रिंकल। अगर तुम्हें याद हो जो राउंड सीड थी वो डोमिनेंट थी, रिसेसिव वाला रिंकल। ठीक है, तो अगर हम एक प्योर राउंड को प्योर रिंकल्ड के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटा, वो राउंड बने, है ना। फिर अगर F2 जनरेशन की बात करूं तो F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में 4 चीजें बनेंगी भाई, है ना, इसको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, 4 चीजें बनेंगी, क्या बनेगा, आर 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 और छोटा आर और छोटा आर और छोटा आर छोटा। ठीक है, ये 4 केसेस इसके अंदर बन जाएंगे और यही आपसे इस टॉपिक के अंदर पूछ रहा था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है ना, बोलोगे भैया आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। और याद रखना, सुंदर होने से प्यार नहीं होता, किसी से प्यार हो जाने के बाद वही इंसान सुंदर लगने लगता मैं अपनी राइटिंग को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि राइटिंग देखो चाहे सुंदर ना हो, कॉन्सेप्ट मेरा सुंदर है और वो तुम समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। When a pure tall plant is crossed with a pure dwarf plant, dwarf यानी छोटा प्लांट, the percentage of tall pea plant in F1 and F2 जनरेशन। देखो अगर एक प्योर टॉल प्लांट है और एक प्योर डॉर्फ प्लांट है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल हैं, तो यानी F1 जनरेशन में तो 100% होगा, कितना होगा, 100%। और F2 जनरेशन में तुम्हें याद है टॉल प्लांट होते थे 75%, छोटे प्लांट होते थे 25%, तो आंसर आ जाएगा 175। सी ऑप्शन इज योर एक्यूरेट आंसर। ऐसे क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं और तुम्हें पेपर में दिखेंगे भी। ये चैप्टर पेपर के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 नंबर के आसपास का आएगा। क्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट, जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है और ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। देखो क्या बोला है, 2 पी प्लांट थे, अब हमें नहीं पता वो पी प्लांट कैसे दिखते थे। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, अ क्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट, नहीं पता हमें कैसे दिखते थे, कैसे भी हो सकते हैं पी प्लांट, टॉल शॉर्ट हमें नहीं पता, पर जब उनका रिजल्ट बनाना तो उस रिजल्ट से 50% टॉल प्लांट बने और 50% ही शॉर्ट प्लांट। तो आपको ये बताना है कि वो जो 2 प्लांट्स थे ना, उनका जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीनोटाइप कैसा था, वो दिखते कैसे थे। ऑप्शन दे रखे, अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सारे ऑप्शन में चेक कर लोगे कि अगर इनको क्रॉस करें, इनको क्या करें, हम क्रॉस पॉलिनेशन करें, तो कहां पर जो टॉल और शॉर्ट का रेशियो है वो बराबर है। समझे बात को, एक बार चेक करते हैं, मुझे पता है हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो बेटा, ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी। अगर मैं इसको चेक करूं, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा, ये तो वही सेम ही है F2 जनरेशन वाला, याद है, याद है। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, इसमें रेशियो आता था 3:1 का, यानी 3 तो टॉल प्लांट बनते थे, 1 शॉर्ट उगता। बट हमें ये बोला है कि इन 2 पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बने हैं उसमें से
50% टॉल 50% शॉर्ट, यानी रेशो 1 का होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया भैया, इसको तो काट। चलो और चलते हैं नीचे, इसको एक बार ट्राई करके देखो। बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी, ठीक है। तो अब ये बड़ा टी पहले इससे आएगा, फिर इससे आएगा, तो आएगा बड़ा टी बड़ा टी। एक मिनट, अरे 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 भैया क्या हो गया, बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी। अब ये इससे आएगा, फिर इससे आएगा, बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी। अरे वाह, इसमें तो सारे के सारे ही टॉल बन गए हैं, देख रहे हो। अरे ये तो प्योर टॉल और इसमें डोमिनेंट रेट। तो भैया तो सारे हैं भैया, ये तो इसमें तो सारे टॉल हैं, ये भी गलत। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी इंटू छोटा टी छोटा टी। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो ये आएगा बड़ा टी छोटा टी, और नीचे लिख देता हूँ बड़ा टी छोटा टी। अब ये जो छोटा टी है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा छोटा टी छोटा टी छोटा टी छोटा टी। अब अगर तुम ध्यान से देखो इसके अंदर, ये टॉल ये टॉल, ये शॉर्ट ये शॉर्ट। अरे ये शॉर्ट है या नहीं है, शॉर्ट है ना, हाँ। यानी 2 टॉल और 2 ही शॉर्ट, रेशो हो गया 1:1 का। अरे इसी की तो मुझको तलाश थी, अरे इसी की तो मुझको तलाश थी। यानी ऑप्शन सी इज द एक्यूरेट आंसर। बात समझे, यानी हमें देखना था कौन से पेरेंट एक ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे जिसके अंदर टॉल और शॉर्ट का रेशो बराबर हो। और ये जो रेशो है ना, इसको तुम याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस में आगे काम भी आएगा, है ना। कि अगर अगर 2 पेरेंट प्लांट हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग होने चाहिए उसके अंदर शॉर्ट और टॉल का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो उसमें से एक पेरेंट तो बड़ा टी छोटा टी दिखना चाहिए और दूसरा पेरेंट छोटा टी दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। इसको याद भी कर लोगे तो बहुत बेहतर है, आगे क्वेश्चंस में आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलो आओ थोड़े से और सवाल देखें। वाई इज F1 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑलवेज यूनिफॉर्म? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंट रेट होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, इस वजह से सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, जो डोमिनेंट वाले होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ठीक है, विच ट्रेट इज डोमिनेंट, टॉल और डॉर्फ? ऑब्वियसली बात है, जो टॉल होता है वो ट्रेट जो होता है वो डोमिनेंट होता है। अब पूछेंगे वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए, अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए, हेट्रोजाइगस ये होती है अलग अलग, अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए तो जो प्लांट है ना वो हमेशा टॉल होगा। और ये चीज प्रूव करती है कि जो टॉल वाला है ना ये डोमिनेंट रेट है भैया, इसलिए हेट्रोजाइगस में हमेशा यही अपना वो दबंगी दिखाता है, दबंग है, ठीक है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। चलो भैया बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार तुम देखो और सॉल्व करने की इसको कोशिश करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबने भी ट्राई करा होगा और बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाया होगा, और इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ा मुश्किल भी है। ध्यान से देखना, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट कर सकता है। देखो इसमें अंदर एक स्टेटमेंट दे रखी है, यानी वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, ये एक प्रकार का केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो एक हमें केस दे रखा है, केस क्या दिया है पहले हम वो पढ़ेंगे। लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड सम ऑफ अस, जिसको हम बोल रहे हैं एक्स। यानी कुछ लोगों का ये जो पोर्शन होता है ना ये अटैच्ड होता है। देखो मेरा तो फ्री है बट कुछ लोगों का ऐसे जुड़ा भी होता है, आप कमेंट करके जैसे बता भी सकते हो, राइट। तो देखो अटैच्ड free earlobe are two variant found in the human population. The gene of free earlobe is dominant. यानी अगर free earlobe रहेगा ना तो वो dominant है, और अगर attached earlobe रहेगा तो वो recessive है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, dominant वाले को बड़े वाले F से, free earlobe dominant है, और ये क्या है, ये recessive, यानी जो कि ऐसे समझो कि जो फ्री ईयरलोब है वो डोमिनेंट आ गया और जो अटैच्ड है वो क्या हो गया, वो रिसेसिव हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है। अ मैन विद अटैच्ड ईयरलोब मैरीज अ वुमन हैविंग फ्री ईयरलोब। यानी एक लड़का था जिसके पास क्या था, जिसके पास था अटैच्ड ईयरलोब, उसकी शादी हो जाती है एक लड़की से, एक सुंदर कन्या से जिसके फ्री ईयरलोब था। अब क्या बोला है, 50% ऑफ देयर चिल्ड्रन हैव फ्री ईयरलोब एंड 50% हैव अटैच्ड ईयरलोब। अब जब उनके बच्चे हुए, आधे बच्चे तो थे उनका तो अटैच्ड है और आधों का फ्री है। तो आपको ये बताना है एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेट, यानी जो ट्रेट ट्रांसफर हुआ ना ये हुआ कैसे हुआ, है ना, इस प्रोसेस को पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो बेटा, अब हमें ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा, वही दिमाग हमें यहां लगाना पड़ेगा। कैसे? फीमेल के पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फीमेल जो है उसके पास फ्री ईयरलोब है, फ्री ईयरलोब। अब अगर फीमेल के पास फ्री ईयरलोब है तो क्या कंडीशन बन सकती है, या तो फीमेल के पास फ्री ईयरलोब ऐसा होगा, है ना, उसके पास जो दोनों अलील होंगे वो दोनों एफएफ होंगे, है ना, या फिर एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है, बड़ा एफ और छोटा एफ।
राइट। बट मेल जो है उसके पास अटैच्ड ईयर लोब है, और अटैच्ड ईयर लोब एक ही कंडीशन में बन सकता है जो कि है स्मॉल एफ स्मॉल एफ। क्यों? क्योंकि अटैच वाला जो है ना वो एक प्रकार का रिसेसिव ट्रेट है, तो वो एक ही कंडीशन है जब दोनों अलील रिसेसिव होने चाहिए। बहुत बढ़िया है ना। तो मेल का तो हमें पता है, बट फीमेल या तो ये है या तो ये है। अब भैया वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इनके जो बच्चे हुए हैं उनमें 50% अटैच्ड ईयर लोब है और 50% फ्री ईयर लोब है, और वो पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में, जब फीमेल के जो अलील्स हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखें और मेल के कुछ अलील इस प्रकार से दिखें। अगले पेज पे करके दिखाता हूं, देखो ये है फीमेल और ये है मेल। ठीक है, अब होगा क्या मैंने अभी आपको बहुत बार करके भी दिखाया, अब आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फिर बड़ा एफ छोटा एफ, फिर छोटा एफ छोटा एफ, फिर एक और बार छोटा एफ छोटा एफ। तो 4 केसेस बनेंगे जिसके अंदर 2 में क्या होगा, फ्री ईयर लोब बनेगा और 2 में क्या होगा, अटैच्ड ईयर लोब बनेगा। इसका यह मतलब है कि हाँ भैया 50-50% चांसेस पॉसिबल है, और यही अरेंजमेंट आपको करके दिखानी थी। यानी यही प्रोसेस जो कि मैंने अभी लिखा है ना, यही प्रोसेस आपको क्वेश्चन के अंदर करना था, इसलिए क्वेश्चन हल्का सा टफ था, 2025 में पूछा भी गया था। ठीक है, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस हमने बता दिया है। राइट द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर एंड मदर। ये रहा जीन कॉम्बिनेशन, ये किसका है, मदर का, ये किसका है, फादर का। बहुत बढ़िया, आई होप समझ आया होगा और तुम्हारा जो जोश मीटर है वो भी एकदम हाई रहा होगा, क्योंकि देख जब तेरा मास्टर यहां पर इतनी एनर्जी के साथ खड़ा है तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी एनर्जी भी उससे ज्यादा रहे, मेरे से थोड़ी ज्यादा ही रखो भाई। हैं, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चलेंगे ना यार डाई हाइब्रिड पे बढ़ेंगे, बट मेन क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड के आते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो, इन ह्यूमन एबिलिटी टू रोल टंग, है ना, टंग कुछ लोग नहीं होते जो कि ऐसे टंग पीछे ऊपर ऐसे चिपका लेते हैं, तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द टैलेंट और तुम ऐसे टंग रोल करके दिखा दो, है तो कुछ लोगों में एबिलिटी होती है। रोल दी टंग आर इज डोमिनेंट ओवर नॉन रोलिंग टंग। ठीक है, नॉन रोलिंग टंग जो है वो क्या है, वो रिसेसिव है, जबकि डोमिनेंट होता है रोलिंग टंग, जो कि हर कोई कर भी सकता है। द मैन हु कैन रोल हिज टंग मैरीज अ वुमन हु कैन नॉट, द फर्स्ट चाइल्ड कैन नॉट रोल हिज टंग, डिड्यूस दी जेनोटाइप्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, है ना। यानी आपको बताने की पेरेंट्स के जेनोटाइप्स क्या होंगे, यानी आपको बेसिकली अलील बताने हैं पेरेंट के, भैया और कुछ भी नहीं बताना इसके अंदर। कैसे बताओगे, अभी जैसे सेम क्वेश्चन हमने करा उसकी तरह ही क्वेश्चन है। देखो, एबिलिटी टू रोल अ टंग इज क्या, डोमिनेंट, ये हमें यहां पर गिवन है, और अगर रोल नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, वो एक प्रकार से रिसेसिव ट्रेट है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये सोचो कि फादर का जीनोटाइप कैसा होगा, क्योंकि फादर ना टंग को रोल कर सकते हैं, तो या तो वो इस प्रकार से होगा या तो वो बड़ा आर और छोटा आर होगा, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में डोमिनेंट तो रोलिंग वाला है, तो फादर रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मदर है वो रोल नहीं कर सकती, यानी यानी उनका तो जीनोटाइप ऐसा ही होगा, उनका जीनोटाइप तो फिक्स्ड है, बट फादर का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि उनका जो फर्स्ट चाइल्ड आया वो कैसा आया, वो कैनॉट रोल हिज टंग, यानी वो रोल नहीं कर सकता। तो आप इनमें से कौन सा यूज करोगे बेटा, अगर आप वो यूज करोगे ना, अगर आप ये यूज करोगे, यानी अगर आप देखोगे बड़ा आर और बड़ा आर, अगर आप ये करोगे ना तो जो चाइल्ड बनेगा हमेशा वो ऐसा बनेगा, और इस केस में डोमिनेंट कौन सा है, रोलिंग, तो इसमें तो फिर चाइल्ड रोल करना चाहिए, बट क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि चाइल्ड अपनी टंग को रोल नहीं कर सकता, यानी फादर का जीनोटाइप ये होगा, मदर का ये होगा। अगले पेज में एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फादर का जीनोटाइप, मदर का जीनोटाइप। अब 4 केसेस आप बना सकते हो, है ना, ये रहे आपके कुछ 4 केसेस, जिसके अंदर 2 केसेस के अंदर तो चाइल्ड रोल कर पाएगा और 2 केसेस में चाइल्ड अपनी टंग को रोल नहीं कर पाएगा, इसी वजह से उनका जो फर्स्ट बेबी है वो रोल नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसमें एक और है, प्रिडिक्ट द रेशियो ऑफ द रोलर एंड नॉन रोलर चिल्ड्रन इफ दे हैव 4 चिल्ड्रन। अगर उनके 4 चिल्ड्रन है तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो होगा 1:1, क्योंकि देख लो 50% चांसेस है ना, 50% चांसेस है, दो यहां पर क्या है, दो तो है जो रोल कर पाएंगे और दो जो रोल नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है ये क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा दिमाग ऐसे ऊपर नीचे हो गया होगा, ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, बट बेटा थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि आजकल ना ये जो सीबीएसई है ना ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप तेरे को समझ आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड की छुटकार लेते हैं और अब बढ़ते हैं डाई हाइब्रिड। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। अब ये डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब दो है भैया, दो, मोनो तो तुम थे ना सिंगल, डाई यानी दो है। तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जहां पर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक साथ स्टडी करते हैं।
दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बेटा हम क्या करते हैं, एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर हम लेंगे अलग अलग प्रकार के सीड। जैसे कि हम सबसे पहले लेंगे एक ऐसी सीड, ध्यान से देखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहले हम लेंगे एक ऐसी सीड जो कि है राउंड और ग्रीन, और एक दूसरी प्लांट लेंगे जिसकी जो सीड है वो है रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और येलो। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा भी अगर आपकी धुंधली धुंधली यादों में आपको याद हो, जो राउंड सीड होती है वो डोमिनेंट होता है, याद है कि नहीं है, और जो येलो सीड होती है वो कैसी होती है, वो होती है डोमिनेंट, है ना, येलो कलर की जो होती है, बहुत बढ़िया। और जो ग्रीन होती है वो कैसी होती है, रिसेसिव होती है, और रिंकल्ड भी रिसेसिव होती है। तो क्वेश्चन में हमें मतलब जो मेंडल जी ने जो एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने क्या लिया, राउंड ग्रीन लिया। क्या लिया बेटा, राउंड ग्रीन। यानी यानी अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, उन्होंने लिया एक ऐसा पौधा जो कि है राउंड और क्या ग्रीन। अब देखो ग्रीन तो होता है रिसेसिव ट्रेट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, छोटा वाई क्योंकि येलो डोमिनेंट होता है। और एक दूसरा प्लांट लिया जो कि कैसा है, रिंकल्ड है, रिंकल्ड है, आर आर, छोटा आर है ना क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, और कैसा है बताओ, और है येलो, बहुत बढ़िया, और है येलो। ठीक है, ये दो पौधे लिए। अब सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वही जो वो करते आए थे, एक तो एक आदमी अच्छे प्रकार से मटर की सब्जी बनाता, बट नहीं है, इनके बड़े चुल थी। तो देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले F1 जनरेशन बनाई। अब जब F1 जनरेशन बनेगी ना, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना बेटा, F1 जनरेशन में ना ये दो अलग अलग ट्रेट हैं, ये दो अलग अलग फीचर हैं, एक है राउंड येलो, एक तो है सीड की शेप का फीचर, और एक है सीड के कलर का फीचर। तो ये दोनों अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने एक भाई को भेज देगा, ये अपने एक भाई को भेज देगा, यहां से भी एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा भैया, और यहां से भी एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, यानी इनका क्या कराओगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे, तो फाइनली बनेगा क्या, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, ये बनेगा F1 जनरेशन में। अब मुझे ये बात बताओ, F1 जनरेशन में तीनों टाइप क्या होगा, यानी दिखेगा कैसा, अरे दिखने का तो बहुत सिंपल है भैया, राउंड दिखेगा क्योंकि डोमिनेंट है, येलो कलर की सीड दिखेंगी, क्यों, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, तो सारे के सारे भाई हद ही हो गई, राउंड प्लस येलो, F1 जनरेशन। मेंडल जी खुश हो गए, अरे यार मेरे सारे के सारे जो पी वाले पौधे हैं ना, ये जो मटर के पौधे हैं, ये सारे के सारे की जो सीड्स हैं वो राउंड हो गई और येलो हो गई, खुश हैं वो जीवन में। लेकिन उनकी खुशी इतनी थोड़ी ना, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वापस से इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो अब वो क्या कराएंगे, बेसिकली इसको सेल्फ पॉलिनेट करा देंगे खुद से ही, है ना, बहुत बढ़िया। अब सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, ये आपको समझने के लिए एक टेबल सीखनी पड़ेगी, एक स्क्वायर सीखना पड़ेगा, पुनिट स्क्वायर। ठीक है, पुनिट स्क्वायर क्या होता है, पुनिट स्क्वायर, पुनिट स्क्वायर थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि किसी भी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, पुनिट स्क्वायर को स्टेप बाय स्टेप समझ लो, उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोगों को लगता है, आसान है, आसान है। देख, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आर है, ये इस y के साथ बॉन्ड बना सकता है, यस और नो, क्या ये R इस Y के साथ बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है भैया जी, क्या दिक्कत है ना। तो यहां पर लिख दो R और बड़ा वाला Y। अच्छा, क्या ये R इस छोटे वाले Y के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, तो लिख दो R और छोटा वाला Y। अब क्या करो, ये जो छोटा वाला R है, क्या ये बड़े वाले Y के साथ बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ये लिख दो। और फिर ये छोटा वाला R छोटे वाले Y के साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है, ये लिख दो। ठीक है, ये तुमने ऊपर लिख दिया टेबल के। अब क्या, इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दो यहां पर। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, बस कॉपी पेस्ट करना है, उसमें तो तुम वैसे ही बहुत माहिर हो हैं, कॉपी पेस्ट तो हम भैया बचपन से कर रहे हैं। हमारे स्कूल वाली मैडम को लगता है कि हम खुद बनाते हैं असाइनमेंट, बट उन्हें क्या पता। ठीक है, अब यहाँ पे लाइनें लगा दो, ठीक है, यहाँ पे लाइनें लगा दो, बस और कुछ नहीं करना भाई। ये लो भाई, बन गया आपका पुनिट स्क्वायर, ये आपका बन गया पुनिट स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है, बस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स तुम देख पा रहे हो ना भैया, इस बॉक्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। कैसे लिखोगे, आर आर वाई वाई, क्या बात है। सिमिलरली इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दो, आर आर बड़ा वाई छोटा वाई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आर आर बड़ा वाई, है ना बेटा, ध्यान से देखना कोई गलती ना, और मैं भी कर दूं तो मुझे भी बता देना भाई, है आर आर, अब बड़ा आर छोटा आर,
बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ये आ जाएगा आर आर बड़ा वाई छोटा वाई। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर आर छोटा वाई छोटा वाई। फिर एक और बार मल्टीप्लाई करो, आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। फिर एक और बार मल्टीप्लाई करो, भैया कितनी बार मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो थोड़ी सी वो है, मैथ्स आ गई है ना, बायोलॉजी के अंदर मैथ्स आ गई है दोस्तों, क्या बात है। इसको भी कर देंगे आप फिर से, ये आएगा बड़ा आर छोटा आर, ये कौन सा वाई है, बड़ा वाई है, बड़ा वाई बड़ा वाई। ठीक है जी, फिर आएगा बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। फिर एक बार फिर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई। बहुत बढ़िया। और फिर आएगा छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर और बड़ा वाई और छोटा वाई। ठीक है जी, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा बड़ा आर और ये क्या है, छोटा आर और बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, बड़ा आर, ऐसा लग रहा है ना कि सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा हूँ, आलू ले लो, गाजर ले लो, है ऐसा नहीं लग रहा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा, क्या कर रहा हूँ भाई। बट ठीक है जी, कोई बात नहीं, टेबल खत्म ही होने वाली है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है जी, और लास्ट में आ जाएगा आर आर छोटा वाई छोटा वाई। बहुत बढ़िया दोस्तों, फाइनली टेबल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इस टेबल से कितने आउटकम निकले, तो अगर आप देखोगे ओवरऑल 16 आउटकम्स निकले। यानी F2 जनरेशन में डाई क्रॉस में F2 जनरेशन में ओवरऑल 16 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं उन कॉम्बिनेशन को, ध्यान से देखना बेटा। देखो ये कैसा लगेगा तुम्हें, डोमिनेंट राउंड और येलो, राउंड और येलो। ठीक है, ये कैसा लगेगा, यहां पर मैं लिखता जाता हूं, राउंड और येलो। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, ये भी दिखेगा भैया राउंड और येलो। क्यों, क्योंकि वाई जो है वो डोमिनेंट है। इसको देखो, ये कैसा दिखेगा, ये भी दिखेगा भैया राउंड और येलो। बहुत बढ़िया, दिखेगा या नहीं दिखेगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। नीचे आते हैं, ये कैसा दिखेगा, ये भी दिखेगा राउंड और येलो, यानी इस लाइन के सारे राउंड येलो दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं, ये कैसा दिखेगा, ये भी दिखेगा राउंड और येलो। ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा राउंड और स्मॉल वाई यानी ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये भी दिखेगा राउंड येलो। बहुत बढ़िया, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा राउंड और ग्रीन। देखो स्मॉल वाई। आगे बढ़ते हैं, ये कैसा दिखेगा बेटा, ये दिख जाएगा राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो। ये कैसा दिखेगा, स्मॉल आर यानी रिंकल्ड और येलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये कैसा दिखेगा, ये भी रिंकल्ड और येलो। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी तरफ अगर हम देखेंगे, ये दिखेगा राउंड येलो और ये राउंड और ग्रीन। याद रखना ग्रीन, क्यों, क्योंकि स्मॉल वाई। और ये कैसा है, रिंकल्ड और येलो। ठीक है, और ये कैसा दिखेगा, रिंकल्ड और ग्रीन। बहुत सही। तो यहां पर ओवरऑल हमने 16 आउटकम्स को लिख लिए हैं। सबसे पहले ये देखो कि राउंड येलो कितने हैं, तो अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ओवरऑल 9 जो है ना वो क्या है, राउंड येलो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 9 है क्या, राउंड येलो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कौन सा है, राउंड ग्रीन। बताओ राउंड ग्रीन कितने हैं, तो राउंड ग्रीन ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो राउंड ग्रीन है 3। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो गिनते हैं, आ जाओ। रिंकल्ड येलो कहां गए, ये रहा 1, ये रहा 2 और यह 3। तो रिंकल्ड येलो भी है 3। और फाइनली हम देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन, वो कितने हैं, तो वो इकलौता लास्ट में आपको दिख रहा होगा। तो यानी रेशियो क्या आ गया, अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा हूं तो वो आ गया 9:3:1। ठीक है, राउंड येलो 9 आए। ठीक है, फिर जितने भी हैं आपके, जैसे कि एक क्या था अपना राउंड ग्रीन, वो 3 आ गए। आ रही है बात समझ में, रिंकल्ड येलो 3 आ गए, और एक क्या आया, एक आया रिंकल्ड ग्रीन। तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 9:3:1, 3:3:1, और ये है फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो तो इसमें निकालते निकालते तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि सबके जीन्स अलग अलग हैं, है ना। तो जीनोटिपिक रेशियो कोई पूछता नहीं है, बट ये टेबल याद रखना, इसको हम बोलते हैं पुनिट स्क्वायर। उसके अलावा ये जो रेशियो तुम देख पा रहे हो, ये जो 9:3:3:1 है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल जी ने क्या करा था, सबसे पहले याद रखना, मेंडल जी ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक साथ स्टडी करा था। मोनो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक कि टॉल है डॉर्फ है, टॉल है डॉर्फ है। यहां पे 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक साथ स्टडी करा, बहुत बढ़िया। ये होता है रेशियो 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो ये होता है, बट आपको ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भैया। चलो बहुत बढ़िया यार, बस थोड़ी देर और बने रहो।
मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो यार अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, और पता है हर एक स्टूडेंट का ना एक ही सपना होता है, एक ही ड्रीम होता है कि एक दिन उस स्टूडेंट के पिताजी उससे बोलें कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पता है ना? लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार मेहनत तो कर रहे हैं बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? मार्क्स तो अच्छे लाने हैं बट एफर्ट भी लगा रहे हैं बट मार्क्स कभी अच्छे ही नहीं आ रहे हैं। तुम मेहनत करते जाओ, एक दिन आएगा जब तुम्हारे पिताजी तुमसे बोलेंगे बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, वो दिन तुम लाओगे। चलो आ जाओ, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल क्रॉस पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड विद पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड, राइट द जीनोटाइप्स। अगर आपको जीनोटाइप बताने हैं किसके? पेरेंट के। इसमें पूछ रहा है राइट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। तो पहले क्या बोला है? पहले बोला है राउंड येलो। ये क्या आ गया भैया? राउंड येलो। तो राउंड और ये होता है येलो, ठीक है? ये हो गया किसका? जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। और उसके बाद क्या बोला है? रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन। ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है? ये हो गया पेरेंट्स के क्या? जीनोटाइप। बहुत बढ़िया। राइट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। जब इन दोनों को तुम क्रॉस करोगे ना बेटा तो F1 जनरेशन तो बहुत सिंपल आएगी। क्यों? अरे यार देख, एक भाई यहां से आएगा आर, एक यहां से आएगा वाई, एक यहां से आएगा आर, एक यहां से आएगा स्मॉल वाई, क्या देगा? आर आर वाई वाई, यानी राउंड प्लस रिंकल्ड, ओ राउंड प्लस येलो। ये क्या होगी? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन तो बहुत सिंपल है ना? तो आप बता सकते हो कि कैसी दिखेगी F1 जनरेशन? पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी F1 जनरेशन राउंड और येलो होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। राइट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। आगे बढ़ो। नेम द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 3 लॉ होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टॉल प्लांट विद अ राउंड सीड, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड। ओके जी। द F1 जनरेशन विल बी, लो भाई F1 जनरेशन बनानी है, टी टी आर आर, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या करेगा? एक अपना भाई भेजेगा, अपना भाई भेजेगा, अपना भाई भेजेगा, अपना भाई भेजेगा, ठीक है? यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा। क्रॉस करोगे तो आ जाएगा बड़ा टी स्मॉल टी, बड़ा आर छोटा आर, ठीक है? और ये कैसा दिखेगा? टॉल और राउंड, टॉल और राउंड। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, ठीक है? तो आप बोल सकते हो F1 जनरेशन विल बी, पूरी की पूरी F1 जनरेशन कैसी होगी? राउंड सीड से भरी हुई होगी, ठीक है? F1 जनरेशन विल बी टॉल विद राउंड सीड, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फाइनली, फाइनली रूल ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक की कहानी मेंडल भाई साहब जी ने हमके 2 लॉ पढ़ा दिए, हमको बोला यार देख यार 2 लॉ हैं, है ना? एक तो है मोनोहाइब्रिड, एक है डाइब्रिड, हमने पढ़ लिया। फाइनली मेंडल जी जब खुश हुए और उन्होंने बोला यार अब ना मैं 3 लॉ दूंगा और उनको मैं बोलूंगा द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ये किन लॉस के हिसाब से, किन रूल्स के हिसाब से ट्रांसफर होते हैं। और उन्होंने 3 रूल दिए, 3 लॉ दिए। पहला तो सबसे सिंपल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है बेटा? सबको पता है कि जब भी एक डोमिनेटिंग अलील होगा, है ना, रिसेसिव वाले के सामने, तो हमेशा डोमिनेंट वाला अपने ट्रेड दिखाएगा, अपने कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, ताकतवर है। रिसेसिव वाले को नीचे कर देगा। बहुत सिंपल, पहली लाइन। व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, यानी एक क्या होगा? एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तभी तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आर क्रॉस्ड, ओनली वन ट्रेड अपीयर्स इन F1 जनरेशन, है ना? F1 जनरेशन में एक ही ट्रेड आया था, याद है? याद है, याद है जब इसको क्रॉस करा था तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल थे। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि हमेशा जो डोमिनेट वाला होता है, डोमिनेंट होता है, वो अपने ट्रेड्स को दिखाता है। अगला देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये भी जो लॉ है ना, वो तुम पढ़ चुके हो। कब पढ़ चुके हो? देखते हैं, आ जाओ वापस से इसको देखो, एक मिनट जरा इसको देखो। बड़ा टी छोटा टी छोटा टी, ठीक है? जब इनको क्या किया था? क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन इनका किया था, तो एक यहां से आया था, एक यहां से आया था। यानी हुआ क्या? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब सेक्स सेल बने थे, सेक्स सेल के दौरान सिर्फ एक ही पर्सन पार्टिसिपेट कर पाया था। हुआ था, नहीं हुआ था, है ना? यानी ये डिवाइड हो गए थे और एक यहां से आया और एक यहां से आया था, राइट? अच्छा, जब हमने F2 जनरेशन बनाई, F2 जनरेशन में क्या हुआ था? अगर तुम्हें याद हो, F2 जनरेशन में
एक एक करके आए थे, यानी पहले ये आया है ना, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, फिर हमने सोचा अगर ये मल्टीप्लाई होता इससे तो क्या होता, है ना। ऐसा तो नहीं किया कि हमने दोनों को उठाकर, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी डिवीजन। जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब भी सेक्स सेल बनते हैं ना, उस समय पर एक ही अलील पार्टिसिपेट कर सकता है एक टाइम पे। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, टू अलील ऑफ द जीन सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। ईच गैमीट कैरीज ओनली वन अलील। यहां से एक ही आएगा, यहां से एक ही आएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए थे? कैसे समझे? F2 जनरेशन में समझे। देखो F1 जनरेशन में तो हम ये समझे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस एग्जिस्ट करता है, जो डोमिनेटिंग है वो अपने कैरेक्टर दिखाएगा। F2 जनरेशन में हमने ये सीखा कि यार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक एक करके इन्होंने पार्टिसिपेट करा। और फिर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब भैया ये क्या है? देखो ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ चुके हैं? जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था बेटा, देखना एक बार जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस तू लाइन टू लाइन समझते चल। इसमें क्या हुआ था? इधर से एक बंदा आया, इधर से एक बंदा आया, इधर से एक आया, इधर से एक आया। आया नहीं आया? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो राउंड है ना, राउंड, ये बोले कि अरे यार तू अपने बंदों को मत भेजे हैं, मैं ही चला जाता हूं, मैं ही चला जाता हूं, तू अपने बंदों को मत भेज। और ऐसे ये भी इससे बोल सकता था फोन मिला के वैसे एक्चुअली भी नहीं बोल सकता, बट ऐसा हो सकता था, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दोनों अलग अलग ट्रेट है। और यही मेंडल भैया के तीसरे नियम ने बताया। मेंडल भैया के तीसरे नियम ने यह बताया कि जब भी दो अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रेड्स होते हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करते हैं इन गैमीट फॉर्मेशन। जब भी सेक्स सेल बनते हैं उस समय पर हर एक ट्रेट इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करता है। ये इसको नहीं बोल सकता कि अरे ऐसा कर यार, दोनों भाई मेरे भेज दे, तू कल आ जाना तू अगली बार आ जाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। एक यहां से भी आएगा, एक यहां से भी आएगा, एक यहां से भी आएगा, एक यहां से भी आएगा। यानी हर एक ट्रेट इंडिपेंडेंट होता है। अगर ट्रेट अलग है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट ट्रेड्स आर स्टडीड टुगेदर, जब दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी किया गया था, कब स्टडी करा था हमने? डाइहाइब्रिड क्रॉस में। द अलील ऑफ ईच ट्रेड सेपरेट इंडिपेंडेंटली, दोनों के जो अलील्स थे वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट करे थे। याद रखना इस बात को। ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। यानी अगर मैं समराइज करूं बेटा इस पूरी तीनों चीजों को, तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये तो हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पता चल गया था F1 जनरेशन में कि हाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा कुछ तो होता है। फिर जब F2 जनरेशन आई तो हमें पता चला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। कैसे पता चला? यार ये जो अलील होते हैं ना, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और जब मेंडल भाई साहब ने अगला एक्सपेरिमेंट करा, जो कि था डाई हाइब्रिड क्रॉस, वहां उनको समझ आया द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जो ट्रेड्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, इनको आपस में लेना देना नहीं है ना। ये ऐसे नहीं बोल सकता कि तू कल आना भाई, ओ स्त्री कल आना, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक टेबल दे रखी है। इसमें क्या बोला है? मेंडल जी ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसके अंदर F2 जनरेशन का जो रिजल्ट आया वो कुछ इस प्रकार सा था। ध्यान से देखना, राउंड येलो सीड्स, राउंड ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड, ठीक है। एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट व्हिच एक्सप्लेन्स द अबव रिजल्ट। कौन सा ऐसा नियम है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करता है? बताओ। मैं बताऊं? जब भी कोई भी चीज डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड हो, अब ये टेबल किसकी है? डाई हाइब्रिड क्रॉस की है। देखो दो कैरेक्टरिस्टिक्स, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, डाई हाइब्रिड की बात हो रही है। और डाई हाइब्रिड से हमने क्या सीखा था? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कौन सा नियम बताएगा? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें बताएगा इस टेबल के बारे में। तो इसके आंसर में आपको बेटा कुछ भी नहीं लिखना था, इसके आंसर में बस आपको लिखना था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पूरा डिफाइन करके आना था बस। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको यही बताना था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसा ऐसा ऐसा, वो पूरी डेफिनेशन लिखनी थी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Why do only dominant trait appear in F1 जनरेशन? ऐसा क्यों होता है कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट आते हैं? क्या रीजन लगता है? रिसेसिव ट्रेट डिसअपियर, गायब तो नहीं होते।
डोमिनेंट अलील मास्क रिसेसिव अलील, बिल्कुल जो ताकतवर है वो छुपा देता है रिसेसिव को। चलो, विच मेंडेलियन लॉ स्टेट्स दैट अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन? सेपरेट कब होता है? सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। विच क्रॉस प्रूव्स दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? कौन से चीज ने प्रूव करा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो ये तीसरा नियम है, और ये पता चला था डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से। किसकी वजह से? डाई हाइब्रिड क्रॉस। विच मेंडेलियन लॉ एक्सप्लेन्स द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेट्स इन F2 जनरेशन? एक बार फिर पढ़ो, ये मेंडल के जो लॉ है ना, इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देखो, विच मेंडेलियन लॉ एक्सप्लेन्स द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन? F2 जनरेशन में वो जो नए कॉम्बिनेशन बने थे, ये देखो, F1 जनरेशन में तो सारे ही टॉल थे, बट F2 जनरेशन में रेशियो आया था 3:1। इसकी वजह से सेकंड लॉ, याद है ना? कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आएगा बी, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस आप इतना समझ लो, जो मेंडल का पहला जो एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें अगर F1 जनरेशन को तुम देखोगे तो उससे तुम्हें पहला नियम मिल गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर उसके बाद उसके F2 जनरेशन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसके अगला जो उसने एक्सपेरिमेंट करा डाइहाइब्रिड क्रॉस, उससे हमें क्या सीखने को मिला? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द रिसेसिव ट्रेट दैट डिसअपीयर्ड इन F1 जनरेशन रीअपर्स विदाउट एनी ब्लेंडिंग। यानी जब उसने एक्सपेरिमेंट करा तो F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल थे, बट F2 जनरेशन में ऐसा क्या हो गया? बताओ, विच मेंडेलियन लॉ डज दिस प्रूव? बताया ना, अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख के आना था बस, बाकी कुछ भी नहीं था। चलो, ये तो हो गई प्लांट्स वाली बात, ये तो हो गई मेंडल भाई साहब की बात। अब हम अपनी बात कर लें, हैं? अपनी बात कर लें कि ये जो इंसान है, इंसान में लड़का लड़की कैसे बनता है, लड़का लड़की कैसे बनता है ना? उसको समझते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड। यानी एक जेनेटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू यह बताया जाता है कि एक इंसान का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसके अंदर एक दो चीजें समझना। सेक्स डिटर्मिनेशन अगर ह्यूमंस को मैं हटा दूं तो कुछ ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे। सुन के तुम्हें भी बहुत शौक होगा, सुन के तुम्हें बहुत शौक होगा, बट अगर मैं रियलिटी बताऊं, क्रोकोडाइल्स में कितने टेम्परेचर पे जो बच्चा है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है रेप्टाइल्स में वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा साइज ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का क्या साइज है, वो भी डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, है ना? बट ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो याद रखना, जेनेटिकल फैक्टर्स के अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। हमारे अंदर नहीं होते, बट जैसे रेप्टाइल के अंदर क्या होते हैं? टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? ह्यूमंस में होता है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर। क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर। और उसी चीज को अब मैं आपको समझाने वाला हूं। उस चीज को समझने से पहले एक चीज समझो। देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम हैं। कुछ को तो हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और कुछ को हम बोलते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आप ये समझना, ऑटोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स विच आर नॉट कनेक्टेड विद सेक्स क्रोमोसोम। यानी हमारी बॉडी में जितने भी अलग क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेक्स से रिलेटेड नहीं है, उनको हम बोलते हैं क्या? ऑटोसोम्स। ठीक है, ये सिमिलर होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई डिफरेंस नहीं होता भैया, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली ये 22 पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, 22 पेयर के अंदर होते हैं, ओवरऑल 44। ठीक है, मेल फीमेल में सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं एलोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम की, तो ये अलग है। इनसे एक पर्सन का सेक्स डिसाइड किया जाता है, और मेल के अंदर अलग है, फीमेल के अंदर अलग है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो होता है XX, और मेल के अंदर होता है XY। ठीक है, मेल के पास बस एक डिफरेंट चीज है जो कि है Y और कुछ अलग नहीं है, बस Y क्रोमोसोम आ गया, है ना? फीमेल में XX है। इसी वजह से तुमने नोट करा हो तो लड़कियों को साफ सफाई बहुत पसंद है, लड़कियों को बहुत मेंटेन्ड एनवायरनमेंट पसंद है, लड़कियों को बहुत ऐसा अच्छा लगता है ना कि अगर सारी चीजें सिस्टमैटिक है तो। क्यों? क्योंकि भाई उनके क्रोमोसोम ही देखो ना कितने सिस्टमैटिक है, और एक हमारे लड़कों के देखो XY, क्या होता है भाई है? कोई सिस्टमैटिक कुछ नहीं है। बस बना दिए कि जा यार जा, जी ले जिंदगी, है ना? तो लड़कों का XY होता है, लड़कियों का XX होता है। ठीक है, जनरली वन पेयर इन ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग में, मतलब ह्यूमन बीइंग में वन पेयर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब इसी सेक्स क्रोमोसोम की मदद से मैं एक टेबल आपको समझाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल है, आ जाओ। देखो होता क्या है, आपके पापा हैं, उनके पास है XY क्रोमोसोम, आपकी मम्मी है, उनके पास है XX क्रोमोसोम। ठीक है जी। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन आएगा, तो होगा क्या, या तो X आएगा मेल से, या तो Y आएगा। फीमेल से तो हमेशा X ही आएगा, फीमेल से हमेशा X आएगा, वो तो नहीं बदल सकता क्योंकि दोनों ही X हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 कंडीशन बनेंगी, देखते हैं। एक X X, दूसरा क्या बनेगी, दूसरी देखो X X, अगर Y आ गया तो XY, और अगर एक ये देखना XY। ठीक है, तो 4 कंडीशन बन सकती हैं, XX XX XY XY। अब मुझे एक बात बताओ, चाइल्ड अगर होगा तो XX पे क्या बनेगा, XX पे बनेगी गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड बनेगी, गर्ल चाइल्ड बनेगी। गर्ल चाइल्ड, यहां पर बनेगा बॉय चाइल्ड, यहां पर बनेगा बॉय, है ना। यानी अगर आप रेशियो देखो, बॉय और गर्ल का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 50%, है ना। 50%, यानी 1:1, 1:1 भाई। हाँ, यानी एक लड़का या लड़की होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होती है, वो बराबर होती है, 50% होती है, 1:1 होती है भैया। और इसी चीज से हमने ये चीज प्रूव भी करके दिखा दी है कि हाँ, एक्चुअली में रेशियो 1:1 होता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भी आप गांव में जाओगे ना, तो लड़कियों को दोष दिया जाता है कि इसने तो लड़के को जन्म नहीं दिया, इसके अंदर कोई दोष है। आज भी ऐसा गांव में होता है। बट अगर साइंस के हिसाब से देखें तो लड़कियों का तो एक्चुअली में कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास तो XX क्रोमोसोम ही है। लड़के जो होते हैं उनके पास होता है Y क्रोमोसोम। तो अगर लड़कों की तरफ से Y क्रोमोसोम आएगा तो मेल बनेगा, अगर लड़कों की तरफ से X क्रोमोसोम आ गया तो फीमेल बनेगी। यानी डिपेंड किस पे करता है, फीमेल पे नहीं, मेल पे, यानी फादर पे डिपेंड करता है। उनके एंड से जो क्रोमोसोम जाता है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड का बर्थ डिसाइड किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अंदर बिल्कुल तुम्हें दिख सकता है, अभी दिखाऊंगा भी। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये टेबल तुम्हें पता होनी चाहिए। 50% का रेशियो होता है, 1:1। चलो बहुत सही। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन सेक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स, वो डिवाइड हो जाते हैं। फीमेल से तो एक्स ही आता है, मेल से या तो एक्स आएगा या तो क्या आएगा, वाई आएगा। देखो इस पे क्वेश्चन पूछा गया, कितने साल बार पूछा गया, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एंड एक्सप्लेन एक्स वाई मैकेनिज्म। एक्स वाई मैकेनिज्म यानी ये जो मैंने आपको अभी टेबल बनाया ना, ये जो फ्लो चार्ट है, यही फ्लो चार्ट पेपर के अंदर तेरे को बनाना है, मूर्ख बालक बालिकाओ। प्यार से बोलता हूं, मूर्ख बालक बालिकाओ, बुरा मत माना करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये पूरी की पूरी टेबल समझ में आ गई। तो याद रखना, हेंस मेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मेल ही डिसाइड करता है कि लड़के होगा या लड़की होगा, मेल डिटरमाइन करता है। चलो बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल और फीमेल चाइल्ड इन ह्यूमन इज, कितनी होती है, मेल की या फीमेल की, बताओ कितनी कितनी है, 50-50% होती है भाई, 50-50% होती है प्रोबेबिलिटी, बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, पढ़ते हैं। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम मदर। मदर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फादर की वजह से चीजें आती हैं। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर, हाँ ये बी ऑप्शन एकदम सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन, नहीं 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 नहीं। Sex of the child is determined at the time of fertilization when male and female gamete fuse to form zygote। हाँ ये बात भी एकदम सही है कि सेक्स कब डिसाइड होता है, जब यहां से स्पर्म आता है एग की तरफ और फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो डिसाइड होगा ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर आपका ऑप्शन एकदम सही है, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलो, स्टेटमेंट इन ह्यूमन सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर, नहीं। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एकदम फॉल्स है। कौन डिसाइड करता है, फादर की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, एक्स आएगा या वाई आएगा, वो डिसाइड करता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। Why do son resemble their mother more than their father in certain traits? अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है कि जो आपने देखा हो ना, तो लड़कियों लड़कों के जो चेहरे होते हैं वो मम्मी से थोड़ा मिलते हैं, मम्मी से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, पापा से कम मिलते हैं, ऐसा क्यों, समझना। इसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज अ सन रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड वाई फ्रॉम द फादर। ठीक है, यानी एक चीज समझना बेटा, मदर के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम थे, फादर के पास एक एक्स था एक वाई था। ठीक है, फादर के पास एक एक्स था एक वाई था, तो फादर का ये वाई वाला आया, है ना।
बट मदर के पास तो क्या थे, दोनों के दोनों एक्स ही थे, राइट। जिस वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं कि जो मम्मी वाले जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो लड़कों में आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है। ट्रेट प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम आर एक्सप्रेस्ड इन सन एज दे हैव ओनली वन एक्स, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स है ना, उनके पास एक ही एक्स है ना यार। देखो यहां से तो वाई आया, फीमेल से एक्स आया, अब एक बॉय चाइल्ड के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जबकि एक गर्ल चाइल्ड के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है। इस वजह से एक ही एक्स क्रोमोसोम है जो कि मदर से आया है, इस वजह से बहुत बार कैरेक्टर सेम रहते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। वैसे ये तुम्हारी क्लास का क्वेश्चन नहीं है, बट सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, तो यस। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? 23 पेयर्स। आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर सेक्स क्रोमोसोम? 1 पेयर, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। जब भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर कैसे रहते हैं, यह सवाल पूछा गया है। और इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। याद है ना, ये जो सेक्स सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, बताया था ना कौन से सेल होते हैं, हैप्लॉइड, सिंगल होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है, इसलिए एक यहां से आता है, एक यहां से आता है, डबल हो जाता है। और इसी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो मेंटेन रहता है, राइट। ठीक है, इसको एक बार रीड भी कर सकते हो। अच्छा, नोट्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वरना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन। इन सम एनिमल सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली, एक्सप्लेन हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन सच एनिमल। जैसे कि इसका एक एग्जांपल अभी दिया, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, टेम्परेचर डिसाइड करता है सेक्स क्या होगा, ठीक है। इन सम एनिमल सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली, इन फ्यू रेप्टाइल्स टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट, जिस टेम्परेचर पे एग को रखा जाता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। द सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम्स। चलो बहुत बढ़िया। फाइनली आपका ये चैप्टर यानी हेरिडिटी, जो कि तुम्हें बहुत टफ लगता था, आज मैंने डिटेल में पढ़ा है, हर एक चीज तुम्हें समझ आ गई होगी और ये चैप्टर आपका फाइनली खत्म हो जाता है। मेरी एक चीज याद रखना, ये जो एग्जाम है तुम्हारा, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और इस समय पर कभी कभार हो सकता है तुम्हें लगे कि यार मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते रहते हैं, मैं तो अपना बेस्ट लगा रहा हूँ, बेस्ट लगा रही हूँ। यार तुम्हारे पेरेंट्स ना बस इतना चाहते हैं तुम सक्सेसफुल हो जाओ, बाकी वो कुछ नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, कभी कभार तुम्हें वो बुरे लगेंगे, बट एक चीज याद रखना, लाइफ प्रॉब्लम्स भी उनको ही देती है जो कि उन प्रॉब्लम्स को संभाल सकता है। तो लाइफ ने तुम्हें चूज करा है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यानी सक्सेस भी मिलेगी और बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जाओ अब मेहनत करो। ऑन दिस नोट, टेक केयर, बाय बाय।